बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग की बात चल रही थी, तो उसमें आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। ठीक है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें कुछ सिंपल से हम इसके पोस्टुलेट्स का जायज़ा लेंगे और फिर देखेंगे इसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी यूनिकनेस क्या है, किस तरह से ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में या हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताती है। ये थ्योरी बाकी जो वैस्पर और वीबीटी थी उससे बेहतर तस्वर की जाती है। ऐसा क्यों है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करते हैं और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के हैं, एक है बॉन्डिंग और एक है एंटी बॉन्डिंग। हमेशा याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसलिए दे आर फिल्ड फर्स्ट, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। मैं अगर यूँ एरो लगाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ एनर्जी, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के हैं, कौन कौन से? एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर में दो कैटेगरीज हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा इस थ्योरी के दौरान होल्ड्स रूल भी फॉलो होता है, पॉल्स एक्सक्लूजन भी फॉलो होता है और एक और हमने रूल पढ़ा था, दैट इज़ ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ठीक है, ये तमाम फीलिंग रूल जो है ये फॉलो हो रहे होते हैं ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, हम फिर स्पेशल डेजिग्नेशंस देते हैं। मसलन एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा 1 एस उससे बनने वाला बॉन्ड, उसके बाद हम कहते हैं सिग्मा स्टार उसका एंटी बॉन्ड होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस तरह सिग्मा पाई स्टार, यानी पाई हम देंगे बॉन्डिंग के लिए जो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई स्टार हम एंटी बॉन्डिंग के लिए। ये स्पेशल डेजिग्नेशंस हम देंगे इस थ्योरी में जो कि अभी आ रही हैं। यूनिकनेस इस थ्योरी की क्या है, किस हवाले से ये थ्योरी मुनफरिद है? ये थ्योरी इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताया जाता है, यानी जिस मॉलिक्यूल को आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इसका एक तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, यानी पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए फिर एंटी बॉन्डिंग में। हमने क्या करना है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में ये थ्योरी बताती है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताती है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? ठीक है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in anti-bonding molecular orbital, it is attracted by magnetic field. It is attracted by magnetic field. ठीक है, हुआ क्या, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। If a molecule do not have unpaired electrons
and is not attracted by magnetic field, it is called diamagnetic molecule, या this behavior is called diamagnetic behavior। ठीक हो गया जी। दिस इज़ कॉल्ड डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इस थ्योरी की ख़ास बात बॉन्ड ऑर्डर का बताना और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का बताना, और ये बताना कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर जो बच जाते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। और याद रखें ये बॉन्डिंग कर रहे हैं और ये एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के अगेंस्ट चल रहे हैं ये, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हुए हम बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। तमाम रूल्स, चाहे हुड रूल, पॉल्स एक्सक्लूजन या ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये फॉलो हो रहे हैं। हम स्पेशल नाम देते हैं ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से, उनको हम सिग्मा और पाई डेजिग्नेशन देंगे, जो अभी आपके सामने मैं कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अभी हम फॉर्मेशन ऑफ कुछ सब मॉलिक्यूल देखते हैं थ्रू MOT। अगर आप देखो तो हम क्वेश्चन ये है H2 इज़ पॉसिबल बट He2 इज़ नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, जबकि हीलियम में ये मॉलिक्यूल नहीं बनता। आप अगर देखो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक ये वाला और एक ये वाला, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में कंबाइन हुए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी, BMO। और ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में चले गए, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका नाम सिग्मा 1s है और इसका नाम सिग्मा स्टार, ये डेजिग्नेशन दिया है हमने, सिग्मा स्टार 1s। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, 0 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आ रहा है 2/2, आंसर क्या आ रहा है 1, यानी हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड इज पॉसिबल, दैट इज वाई H2 एग्जिस्ट। अब हमने बात करनी है कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों भाई? हीलियम 1s2, ये क्या है, हीलियम एक एटम, और ये दूसरा हीलियम एटम है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है s में, दोनों चले जाएंगे 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए और 2 ऊपर चले गए। ये क्या है, BMO, और ये क्या है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 - 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 0 आ रहा है इसका आंसर, यानी हीलियम 2 हीलियम इस तरह से बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। बाकी इसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, सिग्मा 1s, और इसकी होगी सिग्मा स्टार 1s। मेन चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए, इनकी डेजिग्नेशन और एनर्जी लेवल। अगर मैं इसको एरो कर देता हूँ इस लाइन को, तो इसमें लिख देता हूँ एनर्जी, तो इसका मतलब ये लिया जाए कि एनर्जी ऊपर की जानब बढ़ रही है, ठीक हो गया जी। अब मैं देखता हूँ क्या Be2 पॉसिबल है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1 5। अच्छा, पहले शेल को, इनर शेल को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बॉन्डिंग में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता। हमें सिर्फ वेलेंस शेल लेना चाहिए, जैसा कि ये मैं ले रहा हूँ 2s, ये देखें 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो ये रहा जी। अब P 2px 2py 2pz 2px 2py और 2pz
ठीक है, इसको मैं पी एक्स कह देता हूँ, पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसको पी एक्स पी वाई पी जेड। अब एक ही इलेक्ट्रॉन इधर है और एक ही इधर है, 2 पी है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इधर से आता है, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 3 बने हैं और 3 ही एंटीबॉडी। मैंने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी 336 उतने ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उतने ही। अब इनको हम कहते हैं जी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दें, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये इनके नाम है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है सिग्मा 2s, ये 2s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल था। अब इसमें देखो, अब इसको हम नाम देंगे सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz, ये स्पेशल डेजिग्नेशंस हैं इनके लिए। इसी तरह अब इसका ऑपोजिट जो ऊपर एंटी बॉन्डिंग है उसको पाई स्टार 2py और इसका पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये मैंने मॉलिक्यूल आपका ड्रा, इसको आप कहोगे BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके हो गया जी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में 2 है, इधर कोई भी नहीं है, -2, 4 - 2/2, आंसर क्या आएगा, 2/2 1। इट मीन्स के बोरोन टू बोरोन 1 बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। तो बताना ये है कि किस तरह से एनर्जी ऑर्डर जो है वो जा रहा है, किस तरह, किसका नाम सिग्मा है, किसका नाम सिग्मा स्टार है, पाई 2pz और पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, इनके बॉन्डिंग के नाम, इनके एंटी बॉन्डिंग के नाम, ये सारी डेजिग्नेशंस का आपको पता होना चाहिए, इनका एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि हमारा ये एटॉमिक ऑर्बिटल था s और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल था, p। s और p के दरमियान फ़र्क कम होने की वजह से ये सिग्मा 2px हालांकि नीचे होना चाहिए था, सिग्मा 2px इधर होना चाहिए था, लेकिन ये करीब होने की वजह से इस ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग हुई, इसने उसको रिपेल कर दिया। रिपेल करने की वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर चला जाता है। छोटे मॉलिक्यूल में सिग्मा 2px हमेशा ऊपर होता है, किस वजह से, s और p ऑर्बिटल के इस गैप की वजह से। ये गैप या एनर्जी लेवल कम है, यही हम आगे जाके पढ़ेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, तो तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। अब हम 2 मॉलिक्यूल कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन है ये। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने s ये ड्रॉ किया और p ये ड्रॉ किया। p 3 किस्म का है, px py और pz, px py और pz। ये हमारा 2s है, सिग्मा 2s। अब देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा 2s का और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अब 3 मॉलिक्यूल, px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, py और pz। देखिए सेम स्पिन शो कर रहा हूँ, px py pz, 3 3 6 के 6 ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये याद रखना है आपने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, किसका, एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के साथ। अब आप इनके नाम रखो, सिग्मा 2s तो इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s, इसका नाम होगा
सिग्मा टू पी एक्स और पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी, इनके ऑपोजिट पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जी और सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो इनके हमने नाम पाई टू पी वाई, इसका पाई टू पी जी, पाई स्टार टू पी जी, सिग्मा टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स, ये हमने ड्रॉ कर लिए। तो अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो निकालें जी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 6 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 2, और इधर कुछ भी नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है सिर्फ, डिवाइड बाय 2, 6/2, आंसर आ रहा है 3। इट मीन्स के नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पॉसिबल है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। ये 2s है ये आपका, और ये 2p4 है आपका। 2s2 2 इलेक्ट्रॉन s एटॉमिक ऑर्बिटल में है, 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग, टोटल 4 हो गए जी पूरे। ये सिनेरियो है। अब p में जाएं जी, p x p y 2p z, इसी तरह p x p y p z। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप किसी एक में भी डबल इलेक्ट्रॉन कर लें, x y z, इनकी एनर्जी बराबर है। अब ये लो कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 6 तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। इसका नाम BMO, इसका नाम है ABMO, इसका नाम BMO, इसका ABMO। अब इस ऑर्बिटल को आप कहोगे सिग्मा 2s और इसका नाम सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इस तरह सिग्मा 2px पाई 2pz पाई 2py, y जिधर भी आप रख लो, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px। सबसे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2px की होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 6 + 2 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4/2, 4/2 इज इक्वल टू है 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है जी? 2। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पॉसिबल। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉसिबल है। अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया जी। अब ज़रा गौर फरमाइएगा कि यहाँ सिग्मा 2px ऊपर है, यहाँ सिग्मा 2px अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, नीचे है, इसको पहले ही आना चाहिए ना। तो इसकी क्या वजह है? असल में मैंने कहा था कि इस पे गौर करना है आपने। ये एक मैंने एरो लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे एरो छोटा लगा दिया। ये क्या है? बेसिकली ये 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस है, 2s और 2p का। जबकि इस केस में 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका कम है। जब कम होगा तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से 2px ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कम एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसलिए इसकी इंटरमिक्सिंग के कम चांसेस होते हैं। इसका एनर्जी गैप जो है 595 किलो जॉल पर मोल के करीब है, जबकि इस केस में 1195 किलो जॉल पर मोल के करीब है एनर्जी डिफरेंस। ये याद रखिएगा। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली, ये उससे थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़े मॉलिक्यूल में गैप ज़्यादा होता है, सिग्मा 2px अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है। अब इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आ गया। अब हमने बात करनी है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे। अगर एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिज्म इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन कौन सा मॉलिक्यूल है? डायामैग्नेटिक। क्यों? इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इज नॉट अट्रैक्टेड बाय एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि इस केस में इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं
पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये मैंने बताया था कि इस थ्योरी की स्पेशलिटी है कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर्स को डिस्कस करती है, बाकी कोई थ्योरी ऐसा नहीं करती, और ये बाकायदा बॉन्ड ऑर्डर भी निकालती है, जबकि दूसरी थ्योरीज में इस तरह से शायद पॉसिबल ना हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। एंटी बॉन्डिंग का क्या रोल होता है जी? बॉन्डिंग का रोल तो होता है कि वो बॉन्डिंग करते हैं। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग को निगेट करते हैं, मतलब उनको कम करते हैं, बॉन्डिंग को अपोज करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स से बोथ है बी नॉन ऑफ दीज। तो यकीनन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्सेस, दे आर ऑपोजिट टू बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर फॉर नोबल गैस मॉलिक्यूल इज, नोबल गैस के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 1 2 3 बेसिकली हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है भाई, अकेला ही एटम एज ए मॉलिक्यूल एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करता है। ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, इसलिए इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होता है, कोई बॉन्ड नहीं बनता। विच इज़ हायर इन एनर्जी, इनमें से एनर्जी हायर किसकी होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अभी हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल ड्रा किए थे, तो आप देख सकते हो ये दोनों जो हैं, ये और ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले जा रहे हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जा रहे हैं। मैं अगर यहाँ एरो लगा दूँ और ऊपर कह दूँ एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे हाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है सबसे हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी। विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक? अभी पैरामैग्नेटिक क्या थे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पैरामैग्नेटिक वो थे जिनके, ये देखें एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं बना ही देता हूँ, देखो भी, जिनके हमने ये कहा जिनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो इसमें से पैरामैग्नेटिक वही होगा जिसमें, अब देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर देख सकते हैं आप 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 में से 6 इधर आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ऊपर कितने जाएंगे? सिर्फ 2 जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है, तवज्जो से देखिएगा। अब अगर मैं O2+2 की बात करूं, O2+2 का मतलब प्लस एक इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम करो, एक इससे कम करो, ये और ये, तो ये सारे बॉन्डिंग में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। ये बिल्कुल भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता ये वाला मॉलिक्यूल। ये मैंने O2+2 बनाया, कब बनेगा? जब यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। अब माइनस बनाए, अगर भाई ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो O2- एक इधर इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, तो अब इधर 5 और 5 10, 6 नीचे 4 ऊपर चले जाएंगे, तो ये फिर ये वाला भी जो है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब अगर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में ये सिचुएशन है कि ये 8 है, यहाँ 6 है, और यहाँ ऊपर 2 बचते हैं। इट मीन कि ऑक्सीजन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचते हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है। याद रखें O2-2 और O2+2, जब ये +2 होता है तो नाइट्रोजन का बन जाता है, जब O2-2 होता है तो ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये दोनों डायमैग्नेटिक है। इस पे एक MCQ आपको आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विच वन इज़ डायमैग्नेटिक? क्यों भाई? इनमें डायमैग्नेटिक क्या है, कौन सा है भाई? नाइट्रोजन को जब आप 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फ़र्ज़ करें 2 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। यानी कि ये बिल्कुल ये वाली सिचुएशन बनेगी N2 के मॉलिक्यूल में, जब -2 हो। देखें N2 का मॉलिक्यूल इस तरह से है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन N2-2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, -1 और -1, तो ये पैरामैग्नेटिक बनता है, याद रखिएगा। अब आप खुद ही ढूंढ लेंगे पैरामैग्नेटिक। हमने डायमैग्नेटिक ढूंढना है। ऑक्सीजन तो है ही पैरामैग्नेटिक, अभी हमने बात की है। जब नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो ऑक्सीजन, ये भी पैरामैग्नेटिक है।
पैरामैग्नेटिक है। अब O2 -1, अब हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन की इनर्ट कन्फिग्रेशन थी। अब एक तरफ ऑक्सीजन को हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है, तो इसमें फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। हाँ, अगर आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दें तो फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब नाइट्रोजन का रहा, तो नाइट्रोजन के इस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 6 इधर आ जाएंगे, ऊपर कोई नहीं जाएगा, तो नाइट्रोजन जो है ये डायमैग्नेटिक होगा। इसको अच्छी तरह कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। विच हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, क्यों भी आपके ख्याल में किस में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है? ये नाइट्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये ऑक्सीजन बन जाता है, तो यहाँ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, याद रखिएगा जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन वैसे ही आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 2 आता है, और N2 क्यों भाई, N2 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आता है, और ऑक्सीजन +2 में भी नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे जब, तो ये भी, ये दोनों में वैसे एक बात याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा इन दोनों के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको +1 कर दूं तो फिर इसमें वो वाला बॉन्ड ऑर्डर शायद ना आ सके, तो आपका ये ऑप्शन दुरुस्त होगा, ठीक है। इसमें भी आप हर एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करके बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, तो को हम एटॉमिक साइज कह देते हैं ना मसलन। अब ये फ़र्ज़ करें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इनके न्यूक्लियाई हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस। इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। पहले एटम दूर दूर हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, वो करीब आना शुरू हुए, उन्होंने एनर्जी लूज़ की, वो एक ऐसे डिस्टेंस पे आए, अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों इक्वल हो गई उनकी, उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है, तो तब जा कर के हम कहते हैं जी कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे जाके बॉन्ड बनता है। एक बात याद रखिए, बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। क्यों? बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, उसको तोड़ना आसान होता जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स अब हम देखते हैं। साइज ऑफ एन एटम, जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती ज़्यादा होती जाती है। मसलन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ मैं कहता हूँ, सिलिकॉन टू सिलिकॉन और जर्मेनियम टू जर्मेनियम, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, तो यकीनन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी या बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, अगर 2 एटम हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, देखिए दोनों के बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, तो किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा और किसको मुश्किल होगा? आपको पता है इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना HF और HCl में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इन दोनों का ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड, आप देखिएगा जी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड की लेंथ कम हो रही है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप देखो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 1.54 एंगस्ट्रम, इसकी क्या है 1.33 एंगस्ट्रम, और इसकी कितनी है 1.20 एंगस्ट्रम। अब अगर आप इनकी एनर्जी का अंदाज़ा लगाएं, 348 है, ये 650 के करीब होगा और ये 900 के करीब होगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एनर्जी, अगर एनर्जी देखी जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा और इसकी सबसे कम होगी, और बॉन्ड लेंथ देखा जाए तो इसका ऑपोजिट ऑर्डर बनेगा। मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर S कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है,
एस करैक्टर ज़्यादा है, वो नियर टू द न्यूक्लियस होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद पी की बॉन्ड एनर्जी होगी, फिर डी की और सबसे कम एफ की बॉन्ड एनर्जी होगी। हमेशा याद रखिएगा अलॉन्ग द पीरियड आपका ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फ़र है, ये क्लोरीन है, ये आर्गन है। क्या हो रहा है जी? along the period from left to right एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी। डाउन द ग्रुप अगर आप देखो तो आपके पास ये सोडियम है जी, ये आपका पोटेशियम है, ये रुबीडियम है। एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्कस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू फ्लोरीन, बॉन्ड की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इनके थोड़े मोटे छोटे मोटे कंपैरिजन जो है वो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेंगी। थोड़ा सा इस जो बुक में आपके टेबल्स दिए गए हैं उनमें ज़रा बॉन्ड, बाकी आपको मेजर डिफरेंसेस का पता ही है कि बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाता है बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है। और हिब्रिडाइजेशन में एस नियर है, फिर पी है, फिर डी है और फिर एफ की बारी आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल मूवमेंट, म्यू। इसका ये साइन है, ठीक है। डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ Q and R is equal to है म्यू। Product of charge and distance between positive and negative centers in a molecule is called product of charge and distance between two positive and negative centers is called dipole moment। इसका सिंबल म्यू है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपसे पूछा जा सकता है स्केलर है या वेक्टर है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटर, ठीक है। यूनिट इसके आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो है डिबाई, और आजकल जो है वो मीटर कूलम है। 1 डिबाई और मीटर कूलम का क्या रिलेशन है कि 1 डिबाई इज इक्वल टू है 3.36 इंटू 10 की -30 मीटर कूलम। ये डिबाई और मीटर कूलम का आपस में रिलेशनशिप है। अच्छा, हमारे लिए एप्लीकेशन इसके ये है कि डायपोल मोमेंट हमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर के बारे में बता सकता है, पोलैरिटी इन डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बता सकता है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें तो डायपोल मोमेंट अगर ज़ीरो हो तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा। मसलन SO2, ये देखें, ठीक है। ये आप देखें जी, क्या है ये? लोन पेयर की वजह से बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, लेस देन 120 इसका बॉन्ड एंगल हो गया। अच्छा, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक और पेंटाटॉमिक अगर आपके पास मॉलिक्यूल हो, मतलब ये ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों के अंदर डायपोल मोमेंट अगर आप देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल ईच अदर, डायपोल मोमेंट ज़ीरो। इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल ईच अदर, डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो। इसी तरह CS2 डायपोल मोमेंट इसका भी ज़ीरो आ रहा है। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर दो किस्म के एटम हो, मतलब सेंट्रल के अलावा दूसरी किस्म, या एक सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ सिमिलर एटम हो, और ये केस हो टेट्राटॉमिक, इसमें आप देखो इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये देखें जी, ठीक है, दे कैंसिल ईच अदर, म्यू इसका आ रहा है ज़ीरो। इसी तरह सेंट्रल एटम को एक जैसे 4 मॉलिक्यूल कर रहे हैं,
तो इसका एंगल 120 डिग्री और इसका एंगल 109.5 डिग्री और ये टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक हो गया जी। तो इस केस में आप देखो कि डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, ज़ीरो। इस केस में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। हाँ, अगर ये वाला केस में अगर एक भी डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाए, मसलन ये देखो CH, अब के बार इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। ये देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसका नेट इधर कहीं होगा, नेट रिजल्टेंट वेक्टर जिसे हम कहेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरह अगर आप देखो, आपके पास एक मॉलिक्यूल है HF3, HFH2O NH3, ये इसमें कोई रिलेशन बनाए नहीं। आप देखो, एक लोन पेयर हो, इसका डाइपोल मोमेंट कम है, इसके दो लोन पेयर हैं, इसका डाइपोल मोमेंट उससे ज़्यादा है, और इसमें 3 लोन पेयर हैं। तो याद रखिएगा, एक ही किस्म के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन है सबके साथ, तो क्या है, लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट बढ़ता जा रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यकीनन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ ना कुछ होगा। CO2 का क्या होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्सेस। SO3 का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्यों, इक्वल फोर्सेस, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कितना जी, 120 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं जी तीनों फोर्सेस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इक्वल फोर्सेस, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, 120 डिग्री एंगल आ रहा है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन वो आपसे पूछ सकता है SO2 का क्यों होता है। अभी आप कहें एक लोन पेयर आ जाता है SO2 में, बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर बन जाती है लेस देन 120, इसका डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये सिंपल सा था, कोई हमें देखना पता होना चाहिए आमतौर पे हमें किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का आइडिया होता है, किस तरह लोन पेयर जो है वो स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के लिए ये एक डायग्राम, ये एक फ्लो शीट देखें। अगर आपके पास AX टाइप फार्मूला हो, लीनियर स्ट्रक्चर हो, तो डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा, याद रखिएगा लीनियर स्ट्रक्चर में। और अगर AX2 टाइप मॉलिक्यूल हो और स्ट्रक्चर लीनियर हो तो ज़ीरो होगा, मसलन CO2 वगैरह। और अगर बेंट स्ट्रक्चर हो SO2, ये लोन पेयर, और ये नॉन ज़ीरो होगा फिर डाइपोल मोमेंट। ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर अगर स्ट्रक्चर हो AX3 के साथ, मतलब BF3 वगैरह अगर है आपका, तो ज़ीरो होगा डाइपोल। और अगर ट्राइगोनल पिरामिडल बन रही है लाइक अमोनिया की तरह की, तो फिर आपका यूँ कह लें कि अगर कोई लोन पे pH नॉन ज़ीरो हो जाएगा, पिरामिड जब बनेगा तो, ठीक है ना, लाइक अमोनिया हो गया तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। AX4 टेट्राहीड्रल अगर हो, ठीक है, मतलब CH4 तो ज़ीरो है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर हो तब भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है। और अगर सीसा शेप स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है टेट्राहीड्रल से, तो फिर नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होगा। और AX5 के केस में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर है तो ज़ीरो, और अगर स्क्वायर पिरामिडल है तो फिर नॉन ज़ीरो। स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड अगर आता है, जैसे इस तरह की डायग्राम बनती है, ये स्क्वायर बन जाता है और इसके ऊपर एक पिरामिड बनता है अगर, तो इस तरह फिर नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। और अगर दो पिरामिड बनते हैं, ठीक है, ट्राइगोनल के ऊपर, ये ट्राइगोनल है, ठीक है, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो तब डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो हो जाता है, ये आपने याद रखना है। ये कुछ MCQs देखें डाइपोल मोमेंट पे। CH4 हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैज़ डाइपोल मोमेंट ज़ीरो, नॉन ज़ीरो बोथ A and B, या 1.5 डिवाइड CH4 का कितना होगा आपको यकीनन पता होना चाहिए। इक्वल फोर्सेस एट इक्वल एंगल have net effect ज़ीरो, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो, पॉजिटिव टू नेगेटिव एट इक्वल एंगल पे 109.5 डिग्री पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। कंपाउंड हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट कौन सा है जी नॉन ज़ीरो, जिसमें होना ही नॉन ज़ीरो चाहिए? लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल। जो केस पॉसिबल है, तो स्क्वायर प्लेनर में ज़ीरो नहीं आ सकता, ये नॉन ज़ीरो होता है स्क्वायर प्लेनर, बाकी सब में ज़ीरो आ सकता है इन सब में। ठीक है। विच हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है? CH4 का, BF3 का, AlCl3 का, या तमाम का? तो यकीनन इन तमाम का, क्योंकि ये सिमिलर मॉलिक्यूल है सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बना रहा है, ठीक है, और ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर बना रहा है,
ठीक है, रेगुलर स्ट्रक्चर और ये टेट्राहेड्रल, इन सब का ज़ीरो हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डी दुरुस्त होगा, ये वाला। विच हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा है आमतौर पे उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, तो यकीनन HF का डाइपोल मोमेंट इन तीनों में से, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड प्रेशर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, या डाइपोल मोमेंट, यकीनन डाइपोल मोमेंट कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड चार्ज यानी Q.R, दिस इज कॉल्ड म्यू, इज इट। विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है इनमें से? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर, इनमें से तो किसी का भी नहीं है। हाँ, CS2 इट्स अ लीनियर with similar two atom attached to it, equal forces opposite in direction, या ये इस तरह से आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये कह लें आप दिस CS2 जो है दिस इज़ हैविंग ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या इफ़ेक्ट होते हैं जी बॉन्डिंग के, आपको पता होना चाहिए। सोल्युबिलिटी हमें पता है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेती हैं। मसलन कोवलेंट जो है कंपाउंड वो प्रेफरेबली, ठीक है, नॉन पोलर में हल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और आयनिक जो है वो, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर होते हैं, ठीक है, वो पोलर में डिज़ोल्व होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवलेंट और पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और वैसे भी पता है आपको नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। मसलन आयोडीन का डिज़ोल्व होना इन ईथर, ये हो गया। मसलन NaCl का डिज़ोल्व होना इन वाटर, ये क्या है, आयनिक इन पोलर, ठीक है। रेट्स ऑफ रिएक्शन, कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड, उसमें शेयरिंग होती है, और यू नो कि शेयरिंग के टेक्स टाइम, इसलिए रेट्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स यानी रेट्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स यानी रेट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर स्लो, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं, और जो आयंस हैं वो रेडिली रिएक्ट करते हैं, इनके रेट्स ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होते हैं। अब आइसोमरिज्म, आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड, इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो ये डायरेक्शनल होता है और दूसरा ये रिजिड होता है, ठीक है, डायरेक्शनल और रिजिड। जबकि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और नॉन रिजिड भी होता है, ठीक है। अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करें तो ये ब्रेक कर जाता है, कोवलेंट ब्रेक नहीं करेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शनल और रिजिड प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इनमें ये प्रोसेस बहुत रेयर या बहुत कम होता है। आयनिक बॉन्ड चूँकि प्रेशर अप्लाई करने पर टूट जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल हैं, ठीक है, हर तरफ से खींचे जा रहे हैं, अपनी पोजीशन खो देंगे ये स्ट्रेस अप्लाई करने पर। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स।